हाँ जी, मेरे सीए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा लॉ का पावर बैच चल रहा है जिसमें हम सीए इंटर जनवरी 25, चाहे मई 25 हो, चाहे सितंबर 25 हो, उन स्टूडेंट के लिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भरपूर तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे लॉ के पावर बैच में खास बात यह, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि मेरे पास सारे क्वेश्चंस आपको न्यू मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पे हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं जो हम अर्जुन छावड़ा ट्यूटोरियल के रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट में क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को देते हैं वो क्वेश्चंस हैं। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, जो इंस्टीट्यूट की रिपोजिटरी में भी नहीं होते। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, उस पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर लिया था और उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखा था। यानी कि लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 था, यानी कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का पार्ट 2 था। और साथ साथ में अपन ने डिपॉजिट का भी उस पर शुरुआत कर लिया था। आज हम डिपॉजिट को खत्म करेंगे। अगर किसी ने भी डिपॉजिट वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, यानी कि लास्ट क्लास का जो हमने थोड़ा सा हिस्सा शुरू कर लिया था डिपॉजिट का, तो आपको आई बटन में, यहां नहीं, यहां, हाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। पिछला लेक्चर वहां से आप देख के आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिपॉजिट का हमने पिछली क्लास में कर रखा है। आज इसमें हम डिपॉजिट को पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाए। आइए दोस्तों, फटाफट, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे, और आपको मजा बहुत आएगा इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आइए दोस्तों फटाफट समझते हैं जीवन में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए, क्या ये फॉलोइंग रिसीट्स ऑफ बाय कंपनी को क्या डिपॉजिट माना जाएगा रूल 21C के हिसाब से। रूल 21C के अंदर क्या है, तो दोस्तों जैसे आपको पता है, जो डिपॉजिट की डेफिनेशन है जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71 के अंदर दी हुई है, वहां पे अपने को कहता है कि भाई सारे अमाउंट तो डिपॉजिट है, जो भी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है सब का सब डिपॉजिट है, लेकिन उन चीजों को छोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ डिस्कस करके अलग कर देगी, यानी कि उन कैटेगरी ऑफ अमाउंट को आपको अलग रखना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ डिस्कस करके प्रिस्क्राइब करेगी। तो दोस्तों मैं फटाफट आपको लेके चलता हूं डिपॉजिट की डेफिनेशन में। मैं गलती से सेक्शन 2 क्लॉज 71 बोल दिया था, वो पब्लिक कंपनी का है। मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 की ओर। 31 अपने को कहता है डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी, बराबर है, कोई भी रिसीट ऑफ मनी है बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और इन एनी अदर फॉर्म। बट क्या इस पे इंक्लूड नहीं करते, तो कहता है उन कैटेगरीज ऑफ अमाउंट को इंक्लूड नहीं करते जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है आरबीआई के साथ कंसल्ट के साथ, और प्रिस्क्राइब किया गया है रूल नंबर 21C के अंदर। तो रूल 21C के अंदर सारे के सारे एक्सक्लूजन बताए हुए हैं कि किसको किसको आपको डिपॉजिट नहीं मानना है। उसी प्रकार से हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि इस पे से क्या डिपॉजिट माना जाएगा और क्या डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या जो अमाउंट मिला इसको डिपॉजिट मानेंगे। द आंसर इज नो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल बॉडीज से आपको जो भी कुछ अमाउंट मिलता है इसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। बैंकिंग कंपनी से अगर कोई अमाउंट आप ले रहे हो, ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो मैं क्रॉस करते जाता हूं कि इसको डिपॉजिट नहीं कंसिडर करना है। कमर्शियल पेपर इशू करके आपने कोई अमाउंट रिसीव किया है, कमर्शियल पेपर इशू करके, ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आपने कोई डिपॉजिट रिसीव किया है किसी अनदर कंपनी से, ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अब बात आ रही है एचयूएफ की। तो भाई साहब एचयूएफ से अगर कोई आपको अमाउंट रिसीव हुआ है तो इसको डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी की बात कर रहा है, कहता है शेयर एप्लीकेशन मनी है, 90 डेज से आपको ये अमाउंट रिसीव हुआ है फॉर 90 डेज और मोर, और अभी तक आपने इस पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया है। भाई सिक्योरिटीज करो अलॉट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पे ऐसा है कि अगर आपको शेयर एप्लीकेशन मनी मिला है, शेयर एप्लीकेशन मनी जैसे ही आपको मिला, वहां से 60 डेज के अंदर अगर आपने उस एप्लीकेशन मनी के बदले सिक्योरिटीज अलॉट कर दी तो उस एप्लीकेशन मनी को हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं। लेकिन आप मान लीजिए 60 डेज में भी अगर आपने उसका अलॉटमेंट नहीं किया, अभी भी आपको कंपनी से कहता है काम करो, नेक्स्ट 15 डेज में आप उस पैसे को रिफंड कर दो। अगर आप नेक्स्ट 15 डेज में उस पैसे को रिफंड कर देते हो तो फिर उसको हम डिपॉजिट नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो 90 डेज हो चुके हैं आपको ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होके, और अब तक आपने उस पर अलॉटमेंट नहीं किया, तो अब हम इसको डिपॉजिट कंसीडर करेंगे। ठीक है सर।
अमाउंट रिसीव हो रहा है किससे? नील से। नील एक डायरेक्टर है कंपनी का। हु इंटर्न यानी कि ये जो पैसा जो नील है वो कहां से लाया, डायरेक्टर कहां से लाया? बोले उसने बोरो किया ये अमाउंट कंपनी के रिलेटिव से। कंपनी के रिलेटिव से बोरो करके आपको दे रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं रूल 21C के अंदर एक्सेप्शन तो है कि इसको डिपॉजिट नहीं मानना है। यानी कि अगर कंपनी है, कंपनी का डायरेक्टर अगर कोई अमाउंट कंपनी को देता है और साथ में एक राइटिंग में डिक्लेरेशन देता है, फर्निश करता है डिक्लेरेशन कि ये जो अमाउंट मैं आपको दे रहा हूं ये मेरे खुद का अमाउंट है, ये मैंने कहीं से बोरो करके किसी से उधार लेके ये पैसे मैं आपको नहीं दे रहा हूं। तो यहां तो क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि जो नील है डायरेक्टर है वो अपने रिलेटिव से इसको उधार लेके दे रहा है, ये पैसे उसके खुद के नहीं है, तो अपन इसको डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, तो आपको पता है अगर डिबेंचर सिक्योर्ड है यानी कि कोई ना कोई सिक्योरिटी मिली हुई है, या डिबेंचर कन्वर्टेबल है, विद इन 10 ईयर कन्वर्टेबल है, या तो डिबेंचर लिस्टेड है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, लिस्टेड डिबेंचर, इनको हम डिपॉजिट नहीं मानते क्योंकि लिस्टेड है तो सेबी का रेगुलेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आ जाती है। कन्वर्टेबल है यानी कि आज से कुछ समय विद इन 10 ईयर्स आप इक्विटी में हो जाओगे, या तो सिक्योर्ड है यानी कि आपको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो इन तीनों को हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करते हैं। फिर आता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। आपने अमाउंट रिसीव किया है इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर विच आर टू बी कन्वर्टेड आफ्टर 10 ईयर्स। तो सर अभी आपने बोला था लिस्टेड हो, कन्वर्टेबल हो और सिक्योर्ड हो, इसको डिपॉजिट नहीं मानते। ये भी तो कन्वर्टेबल है, लेकिन कन्वर्टेबल है, कितने समय में कन्वर्ट होना है ये भी एक मुद्दा है। तो कहता है कि भाई आज अगर आपने इसको इशू किया तो इशू से वो 10 ईयर्स के अंदर रिडीम होके कन्वर्ट होना चाहिए, विद इन 10 ईयर्स। और यहां पे क्या लिखा है? आफ्टर 12 ईयर्स लिखा हुआ है। तो भाई साहब आफ्टर 12 ईयर्स वाले को हम तो डिपॉजिट मानेंगे। अगर विद इन 10 ईयर्स अगर ये कन्वर्ट होता तब हम इसको डिपॉजिट नहीं मानते। ठीक है सर, समझा। फिर कहता है अमाउंट रिसीव हुआ एज एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको कोई गुड सप्लाई करना है उसके लिए आपको एडवांस रिसीव हो गया है, लेकिन गुड सप्लाई होगा आफ्टर 15 मंथ्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं रूल 21C के अंदर ये साफ बोला है कि अगर मान लो आपको किसी गुड्स के लिए या किसी सर्विस के लिए एडवांस मिला है, आप इस एडवांस के बदले गुड्स और सर्विस अगर 365 डेज के अंदर वो गुड्स का सप्लाई कर देते हो, सर्विस को सप्लाई कर देते हो, तो हम इस एडवांस को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन साफ कह रहा है कि 15 महीने बाद आफ्टर 15 मंथ्स यानी कि टू बी सप्लाइड आफ्टर 15 मंथ्स, तो भाई 365 डेज को आप क्रॉस कर रहे हो तो हम इसको भी डिपॉजिट मानेंगे। फिर कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है आपको एम्प्लॉय से 1,50,000 का, इसकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ की है। तो यहां पे भी कहता है कि देखो अगर आपका एम्प्लॉय से अगर आपको कोई डिपॉजिट मिल रहा है, सपोज ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी, उसकी जितनी एनुअल सैलरी है उतना तक वो अमाउंट देता है और वो नॉन इंटरेस्ट बीरिंग यानी कि कंपनी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देगी उसके बदले, तो इस परिस्थिति के अंदर हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पे तो भाई साहब ऐसा है कि वो उसकी सैलरी, पहली बात 10,000 पर महीने की, वो अपनी सैलरी से ज्यादा आपको क्या दे रहा है? सैलरी से ज्यादा आपको डिपॉजिट दे रहा है। यहीं पे बात खत्म हो जाती है, तो हम इसको डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। तो आइए फटाफट हम चेक करते हैं कि हमने सारी चीजें सही समझी है क्या, भली भांति समझी है क्या। जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना, ठीक है भैया ये डिपॉजिट नहीं है। हमने बैंक से नहीं माना, हमने कमर्शियल लोन से नहीं माना यानी कि कमर्शियल पेपर से जो आपने किया नहीं माना, हमने जो अनदर कंपनी से उसको नहीं माना, हमने HUF वाले को माना, ये पहला हमने डिपॉजिट माना है। शेयर एप्लीकेशन वाले को माना, ये दूसरा हमने मान के लिया, ठीक है। तीसरा नील वाले जो डायरेक्टर से मिला उसको हमने डिपॉजिट माना। क्यों माना? क्योंकि भाई साफ क्वेश्चन में दे रहा है कि वो उधार लेके दे रहा है। 3 बोरोइंग हमारी तरफ से हो गई, 1 2 3, इन 3 बोरोइंग को यानी कि 3 अमाउंट को हम डिपॉजिट अभी तक माने हैं। फिर सिक्योर्ड डिबेंचर है तो इसको हमने डिपॉजिट नहीं माना, लेकिन ऐसा डिबेंचर जो कन्वर्टेबल है लेकिन वो 12 साल में कन्वर्टेबल था, तो हमने पहले ही बोला था कि भाई 10 साल के अंदर कन्वर्ट होगा तो ठीक, नहीं तो हम उसको डिपॉजिट मानेंगे। तो कहता है यहां पे तो भाई 12 साल की बात कर रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स है, तो हम इसको डिपॉजिट माने। तो टोटल कितने लोगों को डिपॉजिट मान लिया? 1 2 3 4 डिपॉजिट हो गया। 5वें को भी डिपॉजिट माना क्योंकि 15 महीने के बाद आप गुड सप्लाई कर रहे थे, और इसको भी माना, तो ऐसे करके 6 डिपॉजिट है, 1 2 3 4
5, 6। आइए चेक करते हैं, हमने भी यही किया है क्या? बिल्कुल सर, आपका राइट को हम टिक करते रहते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 6 डिपॉजिट माने जाएंगे, बाकी के जो ट्रांजैक्शन 5 और है उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्त, अपन जीवन में आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझना। प्रिज्म लिमिटेड है, प्रिज्म लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया 10 लाख रुपए एडवांस। किससे? भाई साहब इनको एडवांस मिला सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, कुछ पार्टीज को सप्लाई करना है। एग्रीमेंट के हिसाब से ये सप्लाई 2 साल बाद होगा, बस खत्म हो गई यहीं पे बात। 2 साल बाद अगर एग्रीमेंट के हिसाब से होगा तो चीजें खत्म हो गई। यहां पे इंटरनल ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में डाला है कि भाई आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया है, आपको 365 डेज में इनको सप्लाई कर देना चाहिए था। तो अब डायरेक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमको ऑर्डर को कंप्लीट करने में 2 साल लगेगा ही। आपको पूछ रहा है कि भैया आप बताओ कि डायरेक्टर जस्टिफाइड है क्या? डायरेक्टर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है भाई। आपको ये 365 डेज के अंदर आपको इनका सप्लाई करना है। अगर आप 365 डेज में नहीं करते हो उसके बियॉन्ड तो हम इसको डिपॉजिट मान ही लेंगे, बराबर। तो यहां पे तो क्वेश्चन में साफ ही दिया 2 साल बाद के लिए, तो बाय डिफॉल्ट डिपॉजिट ही कहलाएगा। आइए फिर ये वाली जो क्वेश्चन है, अनसिक्योर्ड लोन जो प्रमोटर से आता है इसको हमेशा क्या एग्जाम डिपॉजिट मानेंगे? तो इसके लिए जब हम अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल की क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, हम वहां से इसको करके लेंगे। तो सर ये क्या चल रहा है? ये तो बेटा एसीटी का जो हम रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं उनके क्वेश्चन करा रहा हूं, वो हम क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक में इन क्वेश्चन को नहीं रखते। ये क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं, बट ये आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए आपको क्वेश्चन में फील आ ही गया होगा। तो जब क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो उसमें सारे आईसीएआई के जो क्वेश्चंस है वो भी है। ये तो मैं आपसे न्यू क्वेश्चंस करवा के ले रहा हूं आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए। तो ये जो प्रमोटर वाली बात है ये वहां पे भी कवर हो जाएगी हमारे क्वेश्चन बैंक में। ठीक है सर, अब जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। बात आती है कि भाई ऑडिटेड बैलेंस शीट है किसकी? डू वेल लिमिटेड की। ठीक है सर, डू वेल लिमिटेड है, यानी कि कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। उसका थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 300 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस 62.75 करोड़ का, जनरल रिजर्व 12 करोड़ का, सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 करोड़ का। ठीक है सर, अब कहता है कि ऑलरेडी कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट 13 करोड़ का लिया हुआ है और शेयर होल्डर से 3.62 करोड़ का ऑलरेडी डिपॉजिट लिया हुआ है। अब कहता है कि बताइए डू वेल लिमिटेड जो है कितना फर्दर डिपॉजिट पब्लिक और शेयर होल्डर से एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूं, कैलकुलेटर में अपन चलते हैं दोस्तों। और आपको याद होगा अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी पहली बात तो एलिजिबल अगर है तो वो पब्लिक से भी ले सकती है, शेयर होल्डर से भी ले सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बाय डिफॉल्ट एलिजिबल ही है, तभी इसने पब्लिक से भी लिया हुआ है, शेयर होल्डर से भी इसने डिपॉजिट लिया हुआ है। ऑलरेडी कुछ लिया हुआ है, अब और अमाउंट हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो मैं अगर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए इनको जोड़ता हूं तो ऐसा कहता है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए का, इन तीनों का एग्रीगेट का 25% पब्लिक से ले सकती है और 10% मेंबर से ले सकती है। ठीक है सर, तो आइए इसका कैलकुलेट करते हैं। 300 प्लस 62.75 प्लस 12 प्लस 25, 399.75 आ रहा है, यानी कि सर ये हमारा एग्रीगेट आ गया। अब इस एग्रीगेट का मैं सबसे पहले 25% करता हूं, तो 25% मेरे पास आता है 99.9375, यानी कि सर अगर इन सब का मैं एग्रीगेट करता हूं तो मेरे पास आता था 399.75। अब इसका मैंने क्या कर दिया, 25% कर दिया, क्योंकि पब्लिक से तो आप 25% ही ले सकते हो। तो इसका जो 25% है वो मेरे पास निकल के आता है 99.9375। लेकिन ये तो 25% टोटल आ गया, आपने पब्लिक से ऑलरेडी 13 करोड़ इसमें ले रखे हैं। तो अब मैं इसमें से 13 करोड़ रुपए माइनस कर दूंगा, तो मैं माइनस करूंगा 13, तो मेरे पास यहां पे निकल के आता है 86.9375, यानी कि ये 86.9375 इतना अमाउंट अभी बचा हुआ है जो मैं पब्लिक से ले सकता हूं। अब मैं वापस से कैलकुलेट करता हूं, जो मेरे पास आया था 399.75, यानी कि ये वाला आया था 399.75। अब इसका मैं कितना करूंगा, 10%, क्योंकि अब मैं मेंबर से लेना चाहता हूं। तो 10% अगर मैं करता हूं तो 39.975 आता है, लेकिन ये 39.975 तो टोटल हो गया, 39.975 ये तो टोटल हो गया। ऑलरेडी मैंने इसमें 3.62 ले रखा है, किससे? शेयर होल्डर से। तो मैं 3.62 इसमें माइनस करूंगा तो ये आता है 36.355। तो 36.355 एक ये आ गया, इसको मैं करता हूं ऐड, ये मेंबर से लेंगे और ये लेंगे पब्लिक से, तो ये आ गया 86.9375।
यानी कि टोटल मेरे को इन दोनों का टोटल मिला के आ रहा है 1232925 करोड़ मैं पब्लिक और मेंबर से मिला के ले सकता हूं। आइए तो चेक करिएगा अपन सही जा रहे हैं क्या, फटाफट आइए चेक करते हैं क्या इतना ही अमाउंट हमारे को मिल रहा है। बिल्कुल, ये देखिए 123 इतना मैं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं 36.355 और 86.9375 ये ले सकता हूं, ये मेंबर से और ये पब्लिक से जो अपन ने कैलकुलेट किया। ठीक है सर, और जीवन में आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी, ध्यान से समझ रहे हैं, इसमें घुमाने की कोशिश की और सारे नए क्वेश्चन करा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। बिंदु मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पास क्या है, पेड अप कैपिटल है 40 लाख का। ठीक है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इसका कितना है 30 लाख का, तो 40 लाख का पेड अप हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 लाख का हो गया, फ्री रिजर्व भी कितना हो गया 30 लाख का, तो 40 लाख, 40 के बाद आपका 70 के बाद 100, तो एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपी आपका मिला के हो गया 100 लाख का। ठीक है सर, कंपनी ने एक्सेप्ट किया है 95 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर। प्राइवेट कंपनी जो है आपको पता ही है वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, उसकी लिमिट जो है वो होती है 100% की। 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपीएम, तो वो 100 लाख का है। 95 लाख की लिमिट आपने ऑलरेडी एग्जॉस्ट करके रखी हुई है। ठीक है, अब आपका एक टर्म लोन भी है शेड्यूल बैंक से 75 लाख रुपीज का, एक टर्म लोन भी है। अब कहता है बताइए क्या कंपनी और एक्सेप्ट कर सकती लोन डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है अप टू विच कंपनी कैन एक्सेप्ट लोन डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है? हाँ भाई, 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपीए की मैक्सिमम लिमिट है। और क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो ना भाई, 95 लाख का ऑलरेडी हो चुका है, 5 लाख और कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर ये 75 लाख भी तो है। बेटा देखो ये 75 लाख एक शेड्यूल्ड बैंक से है और बैंक से लिया हुआ जो लोन है हम उसको डिपॉजिट नहीं कंसीडर करते, तो गया। तो हम अल्टीमेटली किसको कंसीडर कर रहे हैं 95 लाख, और बचा हुआ 5 लाख आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर कहता है बताइए कोई एग्जम्पशन है क्या प्राइवेट लिमिटेड को, क्या कोई एग्जम्पशन मिलेगी क्या फ्रॉम सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 73? हाँ बिल्कुल एग्जम्पशन मिलती है। क्या एग्जम्पशन मिलती है? देख बेटा सेक्शन 73 के अंदर 73 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए से लेके एफ तक हमारे को कुछ शर्त दी हुई है। वो शर्त भी अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक में जब मैं लेके आऊंगा सारी चीजें। उसमें एक प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन मिलती है क्लॉज ए से लेके ई तक का, एफ का एग्जम्पशन नहीं मिलता है, क्लॉज ए से लेके ई तक का एग्जम्पशन अपने को मिलता है। अब वो क्लॉज ए से लेके ई तक में क्या है आइए उसको समझ के लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पॉइंट आता है कि भाई ये तो आप क्लियर कर लेना कि भाई शेड्यूल बैंक से जो 75 लाख रुपए का है ये एग्जेम्प्टेड है, इसको डिपॉजिट नहीं मानते। अब ए से लेके ई तक के जो क्लॉज के एग्जम्पशन है उसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। ए से लेके ई तक में क्या क्या एग्जम्पशन है, ये अपन क्वेश्चन बैंक में आ गए फटाफट। ए से लेके ई तक में अपने को क्या क्या एग्जम्पशन है ये बताता हूं। सबसे पहले पॉइंट ए आता है यानी कि क्लॉज ए, आपको सर्कुलर इशू करना पड़ता है। किसको? मेंबर्स को सर्कुलर इशू करना पड़ता है। तो कहता है कि भाई ये सर्कुलर इशू करने की जरूरत नहीं है। बी, आपको ये सर्कुलर आरओसी के पास फाइल करने की जरूरत नहीं है। सी आता है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट आपको बनाना पड़ता है जिसमें आप 20% यानी कि फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में जितना आपके टोटल डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% आपको हर ईयर में आपको 20% क्या करना पड़ता है? जमा कराना पड़ता है। कब कराना पड़ता है? 30 अप्रैल ईच ईयर, या तो 30 अप्रैल या तो उसके पहले, ये भी नहीं करवाना पड़ेगा। एक आता है डिफॉल्ट का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट, कि भाई क्या कंपनी ने कभी पहले रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट किया है। अगर डिफॉल्ट किया होता है तो उसको डिफॉल्ट को सही करना पड़ता है और 5 साल का कूलिंग पीरियड है। तो ए से लेके ई तक की जितनी भी बातें हैं, सर डी वाला कहां गया? डी वाला ओमिटेड है इसलिए अपन ने बोला नहीं। तो ए बी सी डी ओमिटेड है। ई ये आपको नहीं लगता प्राइवेट कंपनी को, और ये कब नहीं लगता मैं आपको बताऊंगा। सर क्या एफ वाला पॉइंट लगता है? द आंसर इज यस। सर एफ वाला पॉइंट अपने को क्या कहता है? एफ वाला पॉइंट ये कहता है कि देखो आपको ये जरूर बताना है कि जो डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। मतलब अगर वो पार्शियली भी सिक्योर्ड है तो आपको उसको अनसिक्योर्ड बताते हुए ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। तो अगर सिक्योर्ड है तो आप बता दो कि भैया सिक्योर्ड डिपॉजिट है, अगर सिक्योर्ड नहीं है तो अनसिक्योर्ड है। पार्शियली सिक्योर्ड है तो भी उसको हम अनसिक्योर्ड ही मानते हैं, ऐसे करके आपको बताना है। तो ऐसे करके ए से लेके ई
एग्जेम्प्टेड है, एफ वाला आपको बताना पड़ता है। मैं वापस से इधर आता हूं, वापस से जब इधर मैं आता हूं तो यहां पे देखो बात लिखी हुई है, बात अपने को क्या कहता है कि भाई देखो कब आपको ये ए से लेके ई तक नहीं लगेगा, इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। तो आइए, पहली बात, प्राइवेट कंपनी हो, हाँ जी प्राइवेट कंपनी है, आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए का एग्रीगेट कर लो। क्या आप 100% से ज्यादा बोरोइंग डिपॉजिट नहीं ले रहे हो? तो बोले हाँ, हम मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं किससे? अपने मेंबर से, और 100% से ज्यादा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, स्टार्टअप हो फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तीसरा, ऐसी प्राइवेट कंपनी, कैसी प्राइवेट कंपनी? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 शर्त को पूरा कर रही है। तो सर मैं बताना चाहता हूं, ऐसी प्राइवेट कंपनी, 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी के बारे से बात कर रहे हैं। तो पहली प्राइवेट कंपनी तो ये हो गई जो अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए के अप टू 100% का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। ये हो गई पहली प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर। दूसरी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? दूसरी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है 5 साल के लिए, इसको भी ए से लेके ई तक कंप्लाई नहीं करना है। और तीसरी, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इन 3 कंडीशन को पूरा करती है, ठीक है। पहला, ना तो वो किसी की एसोसिएट है, ना तो वो किसी की सब्सिडरी है। दूसरा, जो भी बोरोइंग उसने की है, किसने बोरोइंग की है? इस प्राइवेट कंपनी ने जो भी बोरोइंग की है वो लोअर है। किससे लोअर है? तो बोले इसके पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस करो। मान लो पेड अप शेयर कैपिटल इस प्राइवेट कंपनी का 50 लाख है, डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा, और 50 करोड़। तो ऐसा है, 50 लाख का डबल किया तो क्या आया? 1 करोड़, और 50 करोड़, दोनों में से जो भी कम क्या है? 1 करोड़ है। तो आपकी जो बोरोइंग है वो 1 करोड़ से भी नीचे होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और आपने इन बोरोइंग का कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। ऐसी 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी को क्लॉज ए से लेके ई तक, सेक्शन 73 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए से लेके ई तक का क्या है? एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है सर। यहां तक की बात हमको समझ में आई, अब मेरी बात को समझ रहे हैं। व्हेन आई से ये 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी का एग्जम्पशन है, तो क्या मतलब है? मान लीजिए कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसी की सब्सिडरी है, बराबर है, तो फिर वो ये वाली स्कोप से तो बाहर हो जाएगी, यानी कि सर फिर आप ये वाली प्राइवेट कंपनी कहलाओगे, बरोबर है क्या? और मैंने सब्सिडरी गलत बोला, मैं कहता हूं ये एसोसिएट है, क्योंकि सब्सिडरी अगर हो गई तो पब्लिक मानी जाएगी। मैं कहता हूं ये एसोसिएट है। तो भाई अगर आप किसी की एसोसिएट हो तो प्राइवेट कंपनी ना। अगर आप अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो मेंबर से, आपको ए से लेके ई तक कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस एफ कंप्लाई करना पड़ेगा। अब स्टार्टअप क्या होता है भाई? स्टार्टअप का अलग से डेफिनेशन है, ठीक है। आप स्टार्टअप जो हो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए स्टार्टअप रह सकते हो, यानी कि जब आप इनकॉर्पोरेट हुए एज अ प्राइवेट कंपनी, फिर देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे होना चाहिए, तो आप 10 साल तक के लिए स्टार्टअप कहलाते हो। एक प्राइवेट कंपनी ही स्टार्टअप बन सकती है, एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्टार्टअप नहीं कहलाती है, ठीक है सर। तो सर अगर 10 साल तक के लिए स्टार्टअप का स्टेटस मिलता है, तो यहां पे 5 साल क्यों लिखा हुआ है? बेटा स्टार्टअप का स्टेटस 10 साल के लिए मिलता है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक स्टार्टअप कहलाएगी, लेकिन ए से लेके ई तक का जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगा, बराबर है। तो आप पहली बात तो स्टार्टअप हो गए, तो स्टार्टअप का स्टेटस वैसे 10 साल तक के लिए हो सकता है, डिपेंडिंग आप शर्तों को पूरा कर रहे हो, लेकिन जो ए से लेके ई तक के जो एग्जम्पशन है वो आपको 5 साल के लिए ही मिलेंगे। तो स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन ए से लेके ई तक कंप्लाई ना करे चलेगा। और मैं बताना चाहता हूं स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इन 3 शर्त को पूरा कर रही है, इनके लिए तो डिपॉजिट की कोई लिमिट ही नहीं है, ये अनलिमिटेड, यानी कि अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए को ऐसे एक्सीड करके जा सकती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, यानी कि इनके लिए अनलिमिटेड, आपको जितना करना है आप उतना डिपॉजिट लो, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए के एग्रीगेट भी चले जाओगे, बियॉन्ड भी चले जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है सर। वो लिमिट्स भी मैं आपको जल्द दिखा देता हूं, एक बार फटाफट उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी। ये मैं आ गया हूं अपने कंसेप्ट नोट में, कंसेप्ट नोट के अंदर आइए मैं आपको फटाफट एक बार लिमिट दिखा देता हूं। तो देखिए अब जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं वहां वहां देखिएगा, ये वो वाली प्राइवेट कंपनी है जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, ना तो ये स्टार्टअप है ना तो ये उन 3 शर्तों को पूरा कर रही है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो स्टार्टअप है ना तो आप 3 शर्तों को पूरा कर रहे हो, आप मेंबर से कितना मैक्सिमम डिपॉजिट ले सकते हो? तो बोले 100%। 100% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए का, ठीक है सर। अब कहता है देखो नो लिमिट ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कोई लिमिट नहीं है, जैसे 100% यहां पे थी, बोले ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है फॉर 10 years। अब आप बोलोगे सर देखो यहां पे 10 साल लिखा है, वहां पे 5 साल लिखा हुआ है, तो मेरे लाल
मैं अगेन बोल रहा हूं, जो एग्जम्पशन वाली बात है उसके लिए 5 साल के लिए ए से लेके ई तक का आपको कंप्लायंस नहीं करना है, वो 5 साल के लिए बस वो छूट मिल रही है। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है डिपॉजिट का, कि आप कितना अमाउंट, मैक्सिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट ले सकते हो मेंबर से, वो तो आपको 10 साल तक, क्योंकि आप स्टार्टअप तो 10 साल तक आपको कोई लिमिट नहीं है। फिर आता है प्राइवेट कंपनी जो 3 शर्तों को पूरा कर रही, कि वो किसी की एसोसिएट सब्सिडरी नहीं है, उसकी बोरोइंग क्राइटेरिया से लोअर है और उसने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, तो इनके लिए नो लिमिट ऑफ एक्सेप्टिंग क्या है, डिपॉजिट है। तो मैं वापस से आता हूं, ये हो गई हमारी नॉर्मल कंपनी, यानी कि सर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो कि ना तो स्टार्टअप है ना तो 3 कंडीशन को पूरा कर रही है, इसको भी ए से लेके ई तक क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। फिर दूसरा स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 साल तक, इसको भी ए से लेके ई तक क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। और तीसरा जो इन 3 शर्तों को पूरा करी, इसके लिए भी इसका एग्जम्प्ट रहेगा। अब सवाल आता है मेरे प्यारे, ये जो है ये 100% तक ही कर सकती है डिपॉजिट एक्सेप्ट, ये 10 साल के लिए, एग्जम्पशन 5 साल के लिए ए से ई तक के लिए, ये 10 साल के लिए, ये 10 साल के लिए अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और ये जब तक ये इन 3 शर्तों को पूरा कर रही है, ये भी अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सर मान लो तीनों में से कोई एक शर्त ब्रीच हो जाती है, बराबर है, तो ब्रीच कैसे हुई सर, जैसे कि मान लो ये किसी की एसोसिएट बन जाती है, तो एसोसिएट बन गई, यानी कि ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, तीनों की तीनों शर्त, तो फिर आप ये वाली कैटेगरी में फॉल करोगे यहां पे, फिर आपका अनलिमिटेड जो है वो अनलिमिटेड से कम हो गया, 100% हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। रेगुलर क्लास में अपन इसमें बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं ताकि इसको एक्सपोजर के साथ समझा सके। फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। मैं वापस से आता हूं अपने क्वेश्चन में, तो बोलता है बताओ एग्जम्पशन कौन सी मिलेगी, तो मैंने बता दिया भाई, एग्जम्पशन आपको 73(2) क्लॉज ए से लेके ई तक की मिलेगी 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी को। और आप अभी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, तो 5 लाख आपका बचा हुआ है। तो कहता है देखो यहां पे बिंदु जो है ऑलरेडी अपने 100 लाख में 95 लाख रुपीस का अमाउंट ले चुकी है, तो मेंबर से और कितना ले सकती है, 5 लाख। ठीक है सर, और जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। मैं आपको लेके चलता हूं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेके चलता हूं। 5 अपना हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा प्यारा है, जो आपको किसी भी मटेरियल पे नहीं मिलेगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से समझना। कहता है देखो देबा प्रिया है, देबा प्रिया को अपॉइंट किया गया है एक अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है सर, देबा प्रिया करके एक व्यक्ति है, उसको अपॉइंट किया गया है अल्टरनेट डायरेक्टर किस पे, जूलियन में, फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर जूलियन, यानी कि जूलियन एक डायरेक्टर है, उसकी जगह में देबा प्रिया को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। कहां पे, अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। कंपनी एक अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है सर, अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। कंपनी को डिमांड नोटिस आया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से कि भाई आपको 25 लाख रुपए, आपको 25 लाख रुपीस की क्या लगती है, पेनाल्टी लगती है, क्योंकि आपने जीएसटी लॉ का वायलेशन किया। ठीक है सर, अब क्योंकि कंपनी के पास इमीडिएटली 25 लाख रुपए नहीं है, कैश क्रंच चल रहा है, तो जो सीईओ है, सीईओ अप्रोच करता देबा प्रिया को, अल्टरनेट डायरेक्टर को, कि क्या तुम मुझे 12 लाख रुपए की हेल्प कर सकती हो। देबा प्रिया क्या करती है, जो अल्टरनेट डायरेक्टर है, वो बोरो करती है 7.5 लाख रुपए अपने सिस्टर के हस्बैंड से और कंपनी को देती है। कंपनी रिकॉर्ड कर लेता है इसको नॉट कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। एडवाइस करिए कि क्या कंपनी यहां पे सही कर रहा है, कि भाई एक तो साफ लिखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने ऊपर भी ये बात पढ़ के ली थी कि डायरेक्टर जो है अगर लोन को बोरो करके किसी से दे रहा है तो हम उसको डिपॉजिट मानते हैं। बट मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे कंपनी का नाम लिखा है अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर ये जो डिपॉजिट की रिस्ट्रिक्शन है, ये बिल्कुल भी नहीं लगती है। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में लेके आया हूं। कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में मैं आपको सेक्शन नंबर 73 की ओर लेके चलना चाहता हूं फटाफट। ये मैं आता हूं सेक्शन नंबर 73 यहां पे आए अपन 73 में। तो 73 अपने को क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, यहां से पढ़ना शुरू करिएगा। कहता है कोई भी कंपनी ना तो इनवाइट करेगी, ना तो एक्सेप्ट करेगी, ना तो रिन्यू करेगी डिपॉजिट इस एक्ट के अंदर फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। तो कहता है भाई साहब, आप पब्लिक से बिल्कुल भी क्या करोगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे एक्सेप्ट इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जैसा मैनर दिया उसी हिसाब से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे, अन्यथा उसके अलावा आप नहीं करोगे। लेकिन कहता है, अब देखो मैनर की अगर मैं बात करूं तो कहता है मैनर में अलग अलग मैनर है। 76 में अपने को मैनर दिया हुआ है कि भाई पब्लिक से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो।
और साथ साथ में अपने को जो डिपॉजिट के रूल्स है वहां पे भी अपने को पता है कि भाई डायरेक्टर जो है खुद से लोन दे रहा है बिना बोरोड वाला, हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं, वो मैनर्स दिए हुए। लेकिन नीचे क्या कहता है, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई। इस सबसेक्शन में जो भी बातें हैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगी किसको, एक बैंकिंग कंपनी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, और साथ साथ में एक ऐसी कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर। दिखाता हूं मैं फटाफट आपको, ये मैं अपने कंसेप्ट बुक के अंदर आ जाता हूं। कंसेप्ट बुक के अंदर आपको मैं एग्जम्पशन में लेके चलता हूं। तो देखिए ये है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन के अंदर कहता है देखो जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन इन्विटेशन एक्सेप्टेंस शैल नॉट अप्लाई टू किसको, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर है, इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगती ही नहीं है। तो अगर वापस से मैं क्वेश्चन में आता हूं मेरे प्यारे, अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हाउसिंग है, बराबर है क्या, तो इस पे किसी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर मैं इससे लोन लूं उससे लोन, इसके ऊपर एक प्रकार से आप समझो कि चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पे कंपनी जो कह रही है कि हम इसको डिपॉजिट नहीं कंसीडर कर रहे 7.5 लाख रुपए को, तो कंपनी अपनी जगह सही है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगती नहीं है। ठीक है सर, जीवन में और आगे बढ़ते बेटा फटाफट। ये वाला जो क्वेश्चन है, यही वाला वो ऐसा क्वेश्चन है जो अपने लास्ट क्लास में कर लिया था ऑलरेडी, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आप आई बटन में, यहां नहीं वापस से आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, वहां पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है सर, यहां तक की चीजें हमारी हो गई है। अब मैं आपको अपनी क्वेश्चन बैंक में लेके चलता हूं। ये सारे न्यू क्वेश्चंस थे बेटा जो मैंने आपको कराए थे। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन है जो पास्ट एग्जाम पेपर में आ चुके हैं, एमटीपी पे है, आरटीपी पे है, और मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से बता के रखा है कि कौन सा 5 स्टार वाला है, कौन सा 4 स्टार, कौन सा 3 स्टार, कौन सा 2 स्टार एंड सो ऑन। आइए फटाफट करके लेते हैं क्योंकि हैवी नेचर के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। अब आपको जितने क्वेश्चन आएंगे फटाफट आपको बन जाएंगे। ध्यान से सुनना। कहता है सबसे पहले तो टर्म डिपॉजिट को डिफाइन करो। तो भैया डिफाइन तो ऑलरेडी हो चुका है, हर प्रकार का जो भी रिसिप्ट है कंपनी का उसको हम डिपॉजिट मानते हैं, उन कैटेगरी को छोड़ के जो सीजी क्या करती है, आरबीआई के साथ कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब करती है। तो वो रूल 21C के अंदर है, सारे एक्सक्लूजन है सारी नेगेटिव लिस्ट अपने को वहीं पे मिलती है। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों। आइए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। तो कहता है देखो 5 लाख रुपए रेस किया है किसने, ऋषि लिमिटेड ने। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ना तो इस पे किसी प्रकार का चार्ज है, बट ये लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो कोई बात नहीं, नॉन कन्वर्टेबल है, सिक्योर्ड भी नहीं है, बराबर है, अनसिक्योर्ड है, लिस्टेड है ना, सेबी का डंडा है ना, इसको डिपॉजिट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर कहता है 2 लाख मिस्टर टी एक एम्प्लॉय, 2 लाख मिस्टर टी से मिला एक एम्प्लॉय से जिसकी एनुअल सैलरी भाई साहब 1.5 लाख है। भाई एनुअल सैलरी 1.5 लाख है, तुम 2 लाख दो, हम सोचेंगे ही नहीं, हम इसको डिपॉजिट मान लेंगे। तो कहता है देखो ड्रॉइंग सैलरी ऑफ रुपीज कितना, 1.5 लाख अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग। लेकिन मुद्दा ये भाई आप रिसीव 2 लाख रुपए कर रहे हो, उसकी एनुअल सैलरी 1.5 लाख की है, तो इसको हम डिपॉजिट मानेंगे, इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और आ रहा है 3 लाख रुपए रिसीव हुआ है बाय अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर। तो आप यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ख्याल पे दिलाना चाहता हूं प्रोविजन। पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर अगर कंपनी को कोई अमाउंट देता है और साथ में डिक्लेरेशन देता है कि भाई ये बोरो किया हुआ नहीं मेरा खुद का है, तो इस अमाउंट को हम डिपॉजिट नहीं मानते। अब पब्लिक कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर है उसके रिलेटिव से आप कुछ अमाउंट दे रहे हो, फिर भले वो डिक्लेरेशन दे चाहे ना दे, बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर से अगर आप कोई अमाउंट लोगे, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर से, डायरेक्टर के रिलेटिव से, पब्लिक कंपनी है उसका डायरेक्टर है, उसके रिलेटिव से आप कुछ अमाउंट ले रहे हो, वो डिक्लेरेशन दे चाहे ना दे, हम उसको डिपॉजिट मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस पे ऐसा है कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर कोई अमाउंट दे रहा है और साथ में डिक्लेरेशन दे रहा है, तब हम इसको डिपॉजिट नहीं मानते। यानी कि सर जो एक्सक्लूजन दिया हुआ है 21C के अंदर, रूल 21C के अंदर, वो पब्लिक कंपनी के केस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के लिए दिया है, उसके रिलेटिव के लिए नहीं दिया है। यानी कि पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से अगर कोई अमाउंट लेते हैं तो चाहे वो डिक्लेरेशन दे चाहे ना दे, हम उसको डिपॉजिट मानेंगे जो रिलेटिव से आया हुआ है। पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर से रिलेटिव आया वाला, लेकिन प्राइवेट कंपनी में चीजें अलग है। क्या है सर प्राइवेट कंपनी के अंदर? प्राइवेट कंपनी के अंदर दोस्तों ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनी है,
उसका डायरेक्टर अमाउंट दे रहा है, प्राइवेट कंपनी को डिक्लेरेशन दे रहा है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। प्राइवेट कंपनी है, डायरेक्टर का रिलेटिव कोई कंपनी का अमाउंट दे रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। यानी कि सर प्राइवेट कंपनी में रिलेटिव के लिए भी छूट दी हुई है। अब ये क्या बोलता है, 3 लाख रुपए आपको रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, प्राइवेट कंपनी से रिसीव हुआ है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा 3 लाख रुपए रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, बराबर, डायरेक्टर का रिलेटिव दे रहा है, डिक्लेयर्ड बाय द डिपॉजिटर एज आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज मदर। यानी कि जब ये रिलेटिव डिक्लेरेशन दे रहा था, उसने डिक्लेरेशन में बताया कि ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं, ये पैसा मेरे को मेरी मदर ने गिफ्ट किया था। तो देखो भाई, जब कोई चीज आपको गिफ्ट में मिल रही है तो उसको आप बोरोइंग नहीं बोलते, वो आपकी हो जाती है, आप उसके मालिक बन जाते हो। तो क्या इसको डिपॉजिट मानेंगे ना? आंसर इज नो, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो आइए एक एक करके आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन ने पहले वाले को डिपॉजिट नहीं कंसीडर किया, तो देखो विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। दूसरे वाले को हमने डिपॉजिट कंसीडर किया है, तो देखो यहां पे लिखता है मिस्टर टी, इसको कंसीडर किया जाएगा डिपॉजिट। और तीसरा वाला केस है जो मदर से रिसीव हुआ है, बराबर है क्या, तो कहता है विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। बस डिक्लेरेशन तो उसने दे ही दिया है कि मैंने बोरो करके नहीं लिया है। आइए आगे बढ़ के लेते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे, बड़ा मतलब बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए समझिएगा क्या लिखता है। आरएस लिमिटेड है, आरएस लिमिटेड ने 50 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है 1 जून 2019 को, ठीक है सर। लेकिन अब वो उस पे शेयर्स अलॉट नहीं किया है, अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं किया है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी यानी कि जो 50 लाख था, इस 50 लाख का, ये टोटल 50 लाख आया था, इस 50 लाख में 5 लाख रुपए का एक हिस्सा था। ये 5 लाख रुपए कंपनी रिसीव की थी मिस्टर खन्ना से। मिस्टर खन्ना कंपनी के कस्टमर है, तो इस 50 लाख के अंदर 5 लाख का योगदान मिस्टर खन्ना का भी है। वो क्या किया गया, उसको रिफंड कर दिया गया बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट। बुक एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि भाई खन्ना कंपनी का कस्टमर है, कोई गुड्स लिया होगा, कोई सर्विस लिया होगा, उसके लिए उससे तरफ से 5 लाख रुपए आना था। तो ऑलरेडी उसने शेयर के लिए 5 लाख रुपए दिए हुए थे। अब शेयर्स क्योंकि अलॉट नहीं हो रहे, तो बोले चल भाई इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम यहां पे एडजस्ट कर लिए और बोले मान लेना कि तेरे को ये शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड हो गया, हम उसको किसी दूसरी जगह एडजस्ट कर लिए, क्योंकि वैसे भी 5 लाख लेना ही था तुझसे, तो ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते जीवन में। ठीक है, तो बोले जो भी उसके ड्यूज पेबल थे 30/7 यानी कि 30 जुलाई 2019 से और 19 को उसके तरफ से पैसे आने थे कुछ, हमने वहां से क्या कर लिए, एडजस्ट। आरएस लिमिटेड का कंपनी सेक्रेटरी है, वो रिपोर्ट करता है बोर्ड को रिपोर्ट करता है कि पूरा का पूरा 50 लाख आप 31 जुलाई 2019 को पूरा का पूरा आप इसको क्या मान लोगे, डिपॉजिट मान लोगे। पूरा का पूरा आप इसको डिपॉजिट मानोगे। अब बात ये आती है, हमने जब पहले स्टार्ट किया था, जो पहला सवाल था, हमने वहां पे ये देखा था कि जब कोई भी शेयर एप्लीकेशन मनी या सब्सक्रिप्शन मनी आ रहा है, 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करना होता है। 60 डेज के अंदर अगर आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो आपको 15 डेज के अंदर रिफंड करना होता है। कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है 31 जुलाई 2019 को पूरे के पूरे 50 लाख को हमको क्या मानना है, डिपॉजिट। गलत जा रहे हो आप, गलत जा रहे हो। कैसे गलत जा रहे हो सर? अरे भाई साहब 1 जून 2019 को मिला है, यहां से 60 डेज अपने को मिलते हैं, उसके बाद अगले 15 दिन तो भाई अपने को रिफंड करने के लिए भी मिलते हैं। तो अभी तो सिर्फ 2 के 2 महीने हुए, 15 दिन और भी तो हैं। आप उसको सीधा 50 लाख को पूरे के पूरे को डिपॉजिट मान रहे हो, अभी 15 दिन तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, अभी 15 दिन तो और है रिफंड करने के लिए। तो ये गलत कह रहा है कंपनी सेक्रेटरी, और कहता है कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 और डिपॉजिट वाले प्रोविजन लगेंगे, क्योंकि अब इसको डिपॉजिट मान रहे हैं। आपको पूछ रहा है कि बताइए क्या कंपनी सेक्रेटरी सही कह रहा है, पूरे के पूरे 50 लाख को क्या डिपॉजिट माना जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, यहां पे जो 5 लाख रुपए खन्ना का सिर्फ उसको डिपॉजिट माना जाएगा, और बचा हुआ जो 45 लाख है उसको अभी और देखेंगे कि क्या कंपनी 15 दिन में उसको रिफंड कर रही है। अगर हां कर देती है तो फिर वो डिपॉजिट नहीं है, अगर नहीं करती है फिर उसको डिपॉजिट माना जाएगा। सवाल आता है सर 5 लाख को हम डिपॉजिट क्यों मानेंगे? 5 लाख को डिपॉजिट मेरे राजा इसलिए हम मानेंगे क्योंकि यहां पे जो रिफंड वर्ड है ना कि 15 दिन के अंदर आपको रिफंड करना है, यहां पे रिफंड का मतलब एक्चुअल रिफंड है कि उसके खाते में बाद पैसे चले जाने चाहिए, इसको बोलते हैं रिफंड। अगर आपने कोई चीज को एडजस्ट कर लिया तो यहां पे एडजस्टमेंट को रिफंड नहीं बोलते हैं, इसलिए 5 लाख को अपन क्या मानते हैं, डिपॉजिट। ठीक है सर, और जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब जो मैंने आपको बोला था कि जो प्रमोटर वाली बात आएगी कि भाई प्रमोटर से जो भी अनसिक्योर्ड लोन आता है उसको हमेशा हम एग्जेम्प्ट करते हैं क्या? तो हमेशा एग्जेम्प्ट नहीं करते। आइए इसको एक केस स्टडी के साथ समझ के लेते हैं।
जैसे कि देखो प्रमोटर्स है जयश्री स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का, प्रमोटर है किसका, जयश्री स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का। इसने कंट्रीब्यूट किया है इन द शेप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन के शेप में इसने क्या किया हुआ है, कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन यानी कि कोई भी सिक्योरिटी उसके लिए नहीं मिली है। क्यों, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एक स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसने ऐसी शर्त लगाई है, यानी कि ये जो है स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी जो है इसने एक ऐसी शर्त रखी है। क्यों शर्त रखी है सर, क्योंकि ये जो जयश्री स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड ये जो कंपनी है इसके पास गई थी स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास कि हमको कुछ आपसे उधार चाहिए। तो इनने बोला कि भाई हम आपको उधार तभी देंगे जब आप खुद का भी पैसा अपनी कंपनी में लगाओगे। साला खुद का पैसा नहीं लगा रहे हो और हमको बोल रहे हो कि हम आपको उधार दें। तो जब आपका भी पैसा लगे रहेगा तो आप सही तरीके से कंपनी में काम करोगे, फालतू के डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि पैसा डूबेगा तो मेरा भी डूबेगा तो आपका भी डूबेगा। तो इसलिए बोला हमारी शर्त है हम आपको लोन तभी देंगे जब आप भी अपनी कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन लगाएंगे। ठीक है, तो जयश्री स्पिनिंग मिल का प्रमोटर क्या बोलेगा, अगर मेरे पास खुद के पास पैसे होते तो क्या मैं तेरे पास आता, तो फिर ये क्या बोलेगा, अरे भाई कोई बात नहीं, तेरा मत लगा, तेरे रिलेटिव का लगा, तेरे से रिलेटिव से लेके दे, वो भी चलेगा, मेरे को बस तेरे तरफ से पैसे आने चाहिए। ठीक है सर। अब कहता है आपको बताना है कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन प्रमोटर लेके आ रहा है, क्या मैं इसको डिपॉजिट मानूंगा कि क्या मैं इसको डिपॉजिट नहीं मानूंगा। और कहता है देखो हम यहां पे अनसिक्योर्ड लोन क्यों दे रहे हैं, ताकि ये जो हमारे को लेंडर है वो सिक्योर फील करे। मान लो लेंडर का आपने पूरा का पूरा पैसा रीपे कर दिया, तो क्या लेंडर का पूरा पैसा रीपे करने के बाद जो प्रमोटर ने अनसिक्योर्ड लोन दिया है क्या उसको डिपॉजिट माना जाएगा। तो यहां पे ये लिखा है व्हाट विल बी योर आंसर इन केस द एंटायर लोन ऑब्टेन फ्रॉम SIDCL इज रीपेड। अगर ये पूरा का पूरा रीपेड हो जाता तो क्या आप इसको तब भी डिपॉजिट मानते जो प्रमोटर से अनसिक्योर्ड लोन आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 3 शर्त अगर पूरी करते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन जो प्रमोटर से है हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते। शर्त नंबर पहली, आप अनसिक्योर्ड लोन कंपनी को इसलिए दे रहे हो प्रमोटर क्योंकि ये स्टिपुलेशन, ये शर्त आपको उस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो हमारे केस में स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगाई है, इसके लिए आप कर रहे हो। ठीक है सर। फिर कहता है ये जो लोन है या तो प्रमोटर खुद लेके आए या तो उसके रिलेटिव से लाए या तो दोनों मिलके लाए, दोनों में चलेगा। और तीसरा, अगर आप ये 2 शर्त पूरी करते हो, बराबर है क्या, तो ये 2 शर्त आप जैसे ही पूरी करते हो तो प्रमोटर से लाया हुआ अनसिक्योर्ड लोन चाहे प्रमोटर खुद लाए चाहे उसका रिलेटिव लाए, क्योंकि वो लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्टिपुलेशन की वजह से आया था, ये 2 शर्त पूरा करते ही उस अनसिक्योर्ड लोन को हम डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर कर देंगे, रूल 21C के हिसाब से बाहर कर देंगे। लेकिन ये बाहर कब तक रहेगा, कब तक आप इसको डिपॉजिट नहीं मानोगे। तो कहता है ये एग्जम्पशन जो है, ये डिपॉजिट ना मानना, एक्सक्लूजन, ये तब तक ही अवेलेबल रहेगा जब तक ये जो लोन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये रीपे नहीं हो जाता। एक बार आपने स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पूरा पैसा पे कर दिया, द मोमेंट पूरा पैसा पे हो गया, ये जो अनसिक्योर्ड लोन प्रमोटर चाहे खुद लाया हो चाहे रिलेटिव का हो, हम इसको डिपॉजिट मान लेंगे। नीचे वही लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। मैं 1D पे चलता हूं दोस्तों फटाफट। 1D में कहता है सबसे पहले आपको बताना है कि भाई ये डिपॉजिट माना जाएगा कि नहीं। अगेन वही रूल के अंदर चलेगा, रूल 21C में। समित है, एक डायरेक्टर है किसका, जर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, एक स्टार्टअप कंपनी है। तो समित है, डायरेक्टर है जर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का, एक स्टार्टअप कंपनी है। रिक्वेस्ट कर रहा है अपने क्लोज फ्रेंड रितेश को कि रितेश भाई मुझे 30 लाख रुपए दे दो सिंगल ट्रांच में। यानी कि समित जो है रितेश को बोल रहा है मुझे 30 लाख रुपए दे दो एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही बार में, इसके बदले मैं आपको कन्वर्टेबल नोट दूंगा। ठीक है, ये रीपे हो जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो बताइए इसको डिपॉजिट मानना है कि नहीं मानना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, स्टार्टअप कंपनी के केस में रूल 21C में एक्सेप्शन है कि अगर एक स्टार्टअप कंपनी सिंगल ट्रांच में 25 लाख और मोर का ट्रांजैक्शन करती, कोई अमाउंट लेती है, और अगर ये अमाउंट कन्वर्टेबल नोट के माध्यम से लेते हो, कन्वर्टेबल नोट के माध्यम से लेने का मतलब है एक ऑप्शन रहता है कि भाई विद इन 10 ईयर्स, यानी कि हद से 10 साल के अंदर या तो ये पे हो जाएगा या तो 10 साल के अंदर आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लोगे। तो इसको हम डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर करते हैं। तो एक एक करके आते हैं। क्या सिंगल ट्रांच में है? हाँ।
क्या सिंगल ट्रांच में अमाउंट 25 लाख और मोर है? तो भाई हम तो 25 लाख क्या बोल रहे हैं, 30 लाख हमको चाहिए रहता है, तो हाँ ये 30 लाख की ले रहा है। आइए मैं आपको एक बार एग्जम्पशन इसका दिखा देता हूं कि क्या है। रूल 21C में आपको मैं लेके चलता हूं। सिंगल ट्रांच में अपने को 30 लाख और मोर एक साथ चाहिए होता है। आइए फटाफट देखते हैं। स्टार्टअप 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 मेरे प्यारे, आइए स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, आजा मेरे लाल स्टार्टअप। हाँ जी, तो 25 लाख जैसे मैंने पहली वाली लिमिट बोली थी, क्वेश्चन में 30 लाख है, कहता है एक बार में आपको 25 लाख और मोर रिसीव करना है सिंगल ट्रांच में। ठीक है सर, सिंगल ट्रांच में रिसीव कर लिया। कन्वर्टेबल, आप कैसे इसको रिसीव कर रहे हो? कन्वर्टेबल नोट के माध्यम से। तो पहली चीज 25 लाख और मोर वाली शर्त पूरी हो रही है क्या? हाँ सर, ये पहली शर्त पूरी हो रही है। वहां पे तो 30 लाख ले रहा है सर, यहां तो बोल रहा था कि एक ट्रांजेक्शन में 25 लाख लेना है। ठीक है कौन रिसीव कर रहा है? स्टार्टअप कंपनी, ये भी पूरा हो रहा है। कैसे रिसीव कर रही है? कन्वर्टेबल नोट से, ये भी पूरा हो रहा है। सिंगल ट्रांच से ले रहा है, ये भी पूरा हो रहा है। अब कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर है और रीपेबल है विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग कितना? 10 ईयर्स। बराबर, कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में या तो रीपे हो जाएगा विद इन कितना? 10 ईयर्स। सर ये सारी शर्त पूरी हो रही है क्या? बिल्कुल ये सारी शर्त पूरी हो रही है, तो हम इसको डिपॉजिट नहीं कंसिडर करेंगे। डिपॉजिट की डेफिनेशन से क्या रहेगा? बाहर। अब कहता है पोलिस्टर ट्रेडर लिमिटेड है, वो लोन रिसीव कर रहा है 30 लाख का। किससे? रचना से। रचना कौन है? ये वन ऑफ इट्स डायरेक्टर है, यानी कि एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से 30 लाख रुपए का लोन ले रही है, इसको डिपॉजिट मानेंगे। शर्त यही है, अगर ये डायरेक्टर ऐसा डिक्लेरेशन देती है, राइटिंग में फर्निश करती है कि ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैं किसी से बोरो करके आपको ये पैसे नहीं दे रही हूं, फिर अपन इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो हम इसको डिप्लोमेटिक तरीके से लिखेंगे कि अगर डिक्लेरेशन आता है ऐसा तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, नहीं आता तो डिपॉजिट मानेंगे। ठीक है सर। सिटी बेकर्स लिमिटेड है, ये 50 लाख रुपए का डिपॉजिट फेल हो गया रीपे करने के लिए, जो कि ड्यू था। इसके लिए ट्राइब्यूनल ने इसको ज्यादा वक्त भी दिया था। ये सेक्शन 74 के अंदर कवर होता है, ट्रांजिशन प्रोविजन के अंदर। तो बताइए क्या पेनल्टी लगेगी? तो बस आपको पैनल प्रोविजन के बारे से बताना है इसके अंदर कि 74 का जो नॉन कंप्लायंस उसका पेनल्टी। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड है, ये एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट 50 लाख का। किससे? फ्रॉम मेंबर फॉर अ टेन्योर विच इज लेस देन कितना बोल रहा है? 6 मंथ। यानी कि अब सवाल आ रहा है कि भाई साहब टेन्योर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि 50 लाख रुपए का ये पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है मेंबर से, वो भी 6 महीने से कम का। क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों यहां पे लग जाता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 अपने को क्या बोलता है कि भाई डिपॉजिट वैसे तो देखो होता है मिनिमम 6 महीने का और मैक्सिमम होता है 6 मंथ का, लेकिन अगर कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो 6 महीने से कम का भी डिपॉजिट हो सकता है, कोई बात नहीं, कम से कम लेकिन 3 महीने का वो डिपॉजिट होना चाहिए। यानी कि आप 6 महीने से नीचे भी जा सकते हो, लेकिन वो कम से कम कितना होगा? 3 महीने होंगे। अब वो जो कम से कम 3 महीने, मेरे लाल, कम से कम जो क्या है 3 महीने, आप चले तो गए कम से कम किस पे? 3 महीने। लेकिन इस पे शर्त क्या है? इस पे शर्त ये है बेटा, जो आमतौर पर एक पब्लिक कंपनी के लिए, आमतौर पर एक कंपनी अगर एलिजिबल रहती है, बराबर है, तो एलिजिबल रहती है तो उसके पास 35% का लिमिट रहता है, जिसमें 25% वो पब्लिक से लेती है, 10% मेंबर से लेती है। अगर पब्लिक है तो पब्लिक अगर एलिजिबल नहीं है तो 35% ही लेती है, सिर्फ मेंबर से लेती है। तो कहता है वो जो 35% की लिमिट है ना, वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? तो बोले आप मिनिमम 6 मंथ के लिए नहीं ले रहे हो ना, आप 6 महीने से कम ले रहे हो, और कम से कम जिसमें आप 3 महीने के लिए लोगे, तो कहता ले लो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है सर। अब उसके बाद अपने पास बात आती है कि भाई इज इट इन ऑर्डर कि डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक्सेप्ट करे, रिन्यू करे डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम? कर सकती है। नाम क्या लिखा है? हाउसिंग फाइनेंस है भाई साहब, इनके ऊपर तो ये रिस्ट्रिक्शन लगती ही नहीं है कि ये पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इनको कोई दिक्कत नहीं। तो आइए एक एक करके मैं बोलता हूं। इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, जो जर टेक्नोलॉजी वाला स्टार्टअप वाला था। दूसरा, अगर डिस्क्लोज कर देते हैं बोर्ड, मतलब ऐसा है कि डिक्लेरेशन दे दिया आपने डायरेक्टर ने कि भाई ये मैं उधार का पैसा नहीं ला रहा हूं, ये डिक्लेरेशन की डिटेल अपन ने बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज कर दी, तो फिर इसको अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे अगर ये सारी चीजें आ जाती है तो। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं ये पेनल्टी वाला, ये आप खुद पढ़ सकते हैं आराम से। अब आता हूं मैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला जो अपने को कहता है कि ये जो
6 महीने से कम के लिए करना है तो बोले 6 महीने से कम के लिए कर लो, लेकिन इसमें मैक्सिमम आपका कितना 10% की लिमिट रहेगी, आप 35% वाली लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। फिर अपने पास आता है लास्ट वाला कि भाई हाउसिंग फाइनेंस है, तो हाउसिंग फाइनेंस तो है भाई, तो आप तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के लिए लो, क्योंकि आपके ऊपर तो क्या है, ये वाली चीज लगती ही नहीं है, एग्जम्प्टेड, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगती ही नहीं है। ठीक है सर, फिर मैं आता हूं किस पे, 1E के अंदर। 1E भी आपको मिलता जुलता दिखेगा ऊपर वाले प्रोविजन के जैसा, बस इसमें एक चीज आ जाएगी, जहां पे जर टेक्नोलॉजी था, स्टार्टअप था, यहां पे मून टेक्नोलॉजी प्राइवेट है, स्टार्टअप है, यहां पे 20 लाख बोल दिया, बस सत्यान्यास यहीं पे कर दिया। जब हम बोले सिंगल ट्रांच में एक स्टार्टअप कंपनी को कन्वर्टेबल नोट के माध्यम से 25 लाख और मोर लेना एक बार में, आप ले रहे हो 20 लाख, यहीं पे बात खत्म, हम आपके अमाउंट को डिपॉजिट मानेंगे। हम डिपॉजिट तब नहीं मानते जब आप सिंगल ट्रांजेक्शन में 25 लाख और मोर लेते, बराबर है, और आप स्टार्टअप होते, कन्वर्टेबल नोट के माध्यम से लेते, या तो वो 10 साल में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता, या तो वो 10 साल पे रीपे हो जाता, लेकिन आपका जो पहला शर्त था कि भाई 25 लाख आना चाहिए एक बार में, 25 लाख और मोर, 20 लाख में हम कोई ऐसी छूट देते नहीं है। ठीक है सर, फिर आता है टर्नओवर है वाई लिमिटेड का कितना, 400 करोड़ का एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट, और नेटवर्थ कितना है, 50 करोड़ का। क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से? भाई साहब, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए रूल नंबर 21E लगता है। 21E डेफिनेशन बताता है एलिजिबल कंपनी का, तो पहली शर्त है एलिजिबल कंपनी की, पहले तो आप पब्लिक होगे, तो आप क्या पब्लिक हो? हाँ जी। दूसरी शर्त, पब्लिक होने के साथ साथ या तो आपका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, या तो टर्नओवर 500 करोड़ और मोर होना चाहिए। आपका है क्या? नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो आप डिपॉजिट पब्लिक से नहीं ले सकते, आप मेंबर से ले सकते हो। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आ गई है। फिर अपने को देखो यहां पे आता है 1F। 1F अपने को क्या बोलता है, राज है, एम्प्लॉय है डीएसपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, उसकी एनुअल सैलरी 5 लाख की है। राज ने कंपनी को 5,30,000 दी है, एनुअल सैलरी 5 लाख की है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, बरोबर है। बताइए इसको डिपॉजिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 100% मानेंगे। एनुअल सैलरी से जहां ऊपर हो गया एम्प्लॉय का, हम उसको क्या मानते हैं, डिपॉजिट मानते हैं। तो यहां पे अपने को कहता है, यहां पे अपने को कहता है ये नीचे, हाँ, कि ये जो अमाउंट है 5,30,000 रुपए का, इसको हम डिपॉजिट मानेंगे क्योंकि आप एनुअल सैलरी से ज्यादा दे रहे हो। ठीक है सर, और आगे बढ़ते जीवन में बेटा फटाफट देखना ध्यान से क्या बोलता है। 1G है, 1G कहता है कि देखो एंड आंसर करो रेलिवेंट प्रोविजन के साथ। वायर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैविंग अ पेड अप कैपिटल कितना दिया है बोलो, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ अवेल्ड अ टर्म फ्रॉम ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड टू परचेज इलेक्ट्रिकल आइटम्स। वापस से पढ़ते हैं, वायर इलेक्ट्रिकल्स है लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 1 करोड़ का है, और उसने 10 लाख रुपए का ABC बैंक से लोन लिया है। भैया बैंक से जो आया पैसा वो तो वैसे ही डिपॉजिट नहीं है, कट करो इसको। मिस्टर तार, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इज ऑफ द ओपिनियन कि इसको डिपॉजिट मानेंगे। गलत ओपिनियन है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इज नॉट करेक्ट। जो है ना कि भाई कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, नहीं। बैंक से जो भाई आप लोन ले रहे हो 21C के हिसाब से बैंक से लिया हुआ लोन को हम डिपॉजिट नहीं मानते। ठीक है, अब आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। तो ये प्रोसीजर इसका क्या है, तो प्रोसीजर अपन ऑलरेडी डिस्कस किए, ए से लेके ई तक के एग्जाम्प्ट रहता है, और वैसे तो ए से लेके एफ तक है। कब एग्जाम्प्ट रहता है? 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी को। मेन प्रोसीजर तो पूरा का पूरा यही है। सब सेक्शन नंबर 1 में सबसे पहले तो करता है कि कोई भी कंपनी हो, ना तो क्या करेगी इनवाइट, ना तो क्या करेगी एक्सेप्ट, ना तो क्या करेगी रिन्यू डिपॉजिट, किससे? पब्लिक से। करना है तो जो मैनर बताया गया सेक्शन नंबर 76 में, उसके हिसाब से करोगे। फिर 73 में 2 में बोलता है कि अगर मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, क्योंकि 1 में तो बोलता है पब्लिक से मत लेना, मेंबर से अगर लेना है तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। फिर 73(2) में लिखा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की बात। ए से लेके एफ तक की सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। फिर ये डिपॉजिट का रीपेमेंट आपको टाइम टू टाइम करना है, नहीं करोगे तो एनसीएलटी के पास आप अप्लाई कर सकते हो, वो वाले प्रोविजन है। जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के अंदर आपने 20% जमा करना है हर साल 30 अप्रैल के पहले या तो 30 अप्रैल तक, आप उसका जो इस्तेमाल सिर्फ रीपेमेंट के लिए करोगे और किसी के लिए नहीं करोगे। फिर ये जो एग्जम्पशन है टू प्राइवेट कंपनी, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है अपने वाले क्वेश्चन में, पूरा का पूरा सेम है जो एग्जम्पशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है सर, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं मेरे लाल। मैंने आपको 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी बताई थी, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, एक दूसरी जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, और एक तीसरी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि 3 शर्तों को पूरा कर रही है। बेटा ये तीनों प्राइवेट कंपनी को 1, 2, 3 में, ये तीनों प्राइवेट कंपनी को ये सारे जो एग्जम्पशन है ए से लेके ई, एफ वाला उनको लगता है,
तो ठीक है, ए से लेके ई तक का एग्जम्पशन है उनको, एफ वाला लगेगा कि भाई सिक्योर्ड डिपॉजिट है कि अनसिक्योर्ड, ये बताना पड़ेगा। इनको डीपीटी 3 फाइल करना होता है, यानी कि आप भले ए से लेके ई तक कंप्लाई मत करो, बट डीपीटी 3 दैट इज अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, ये आपको फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, जिसमें आप बताते हो कि भाई आपने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। एक दूसरा, ये जो एग्जम्पशन आपको मिल रही, कौन सी, ए से लेके ई तक वाली जो एग्जम्पशन है, ये इन तीनों प्रकार की प्राइवेट कंपनी को तब मिलेगी जब इनने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि सेक्शन 92 और 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉन कंप्लायंस ना किया हो, तो ही ए से लेके ई की एग्जम्पशन मिलेगी। तो अगर मान लो अगर आपने इनका नॉन कंप्लायंस किया, तो फिर भले आप स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, भले आप ऐसी कंपनी हो जो वो तीनों शर्त को पूरा कर रही है, फिर भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 92 और 137 का नॉन कंप्लायंस किया। तो एग्जम्पशन तभी मिल पाएगा जब इनका कंप्लायंस हो रहा होगा। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक की बात करते हैं फटाफट। आशीष लिमिटेड है, इसका नेटवर्थ कितना है, 80 करोड़ का है, टर्नओवर कितना, 30 करोड़ का है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट लेना चाहता है। भाई औकात ही नहीं है, नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ और मोर होना चाहिए। टाइम पास कर रहे हो तुम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा है नेटवर्थ 100 करोड़ के नीचे है, टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है, नहीं हो पाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बरोबर है क्या। अब कहते हैं मान लो इसको करना होता अगर पब्लिक से डिपॉजिट, तो शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त तो भाई आपको पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी होने के साथ साथ नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, ये पहली शर्त। दूसरा, आपने प्रायर कंसेंट ली हुई जनरल मीटिंग से। कैसे ली हुई जनरल मीटिंग से प्रायर कंसेंट, अगर आपका डिपॉजिट का, आपका जो अभी प्रपोज डिपॉजिट है और आपका जो ऑलरेडी बोरोइंग है, अगर ये मिला के 181C के लिमिट के अंदर है, तो आप जनरल मीटिंग में OR पास करोगे। लेकिन 181C की लिमिट के बाहर जा रहा है, तो आप जनरल मीटिंग में SR पास करोगे। ये OR और SR आप ROC के पास फाइल करोगे बिफोर इनवाइटिंग पब्लिक टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि इनवाइट करोगे कि भाई डिपॉजिट करो करके। ठीक, जब तक ये 3 शर्त पूरी नहीं होती, नेटवर्थ और टर्नओवर वाली एक शर्त, दूसरा आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया जो भी रिक्वायर्ड है, तीसरा आपने रेजोल्यूशन की एक कॉपी किसको दे दी है, ROC को, ये तीनों शर्त पूरी होती तब जाके आप क्या बनते हो, एलिजिबल कंपनी बनते हो और आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो पब्लिक से। टाइम पे आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी, मतलब हर साल आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी जब तक आपका डिपॉजिट चल रहा है, तो क्रेडिट रेटिंग वाली एक बात हो गई। और पब्लिक से जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मैंडेटरी आपको अपनी टेंजेबल एसेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। टेंजेबल एसेट यानी कि जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, मैंडेटरी टेंजेबल एसेट पे चार्ज क्रिएट होता है। तो ये सारी शर्त आप पूरी करते हो, उसके बाद आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। यहां पे तो बेसिक क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। सफर लिमिटेड है, इसका नेटवर्थ 130 करोड़ का है, ये एक्सेप्ट करना चाहता है मेंबर से। तो भाई मेंबर से तो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा क्या ये एलिजिबल कंपनी, हाँ ये एलिजिबल कंपनी। तो बोले कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा, बोले वही खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि भाई आप एलिजिबल कंपनी, जो बातें आपको मैंने बताई थी ऊपर वाले सवाल पे। ठीक है सर, अब आता हूं मैं इधर पे क्वेश्चन नंबर 3C में। ये क्वेश्चन फोकट में दिखने के लिए बस बड़ा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई विशेष मसाला मुझे नहीं दिखता। आइए समझना। वी रेमेडीज करके एक कंपनी है, वी रेमेडीज लिमिटेड, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुई है 26 नवंबर 1995 को, ये भी ठीक है। पेड अप कैपिटल 25 करोड़ का, ये भी ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 31 मार्च 2022 की है, बरोबर है क्या, उस पे कहता है नेटवर्थ जो है कंपनी का, नेटवर्थ कंपनी का 120 करोड़ है, टर्नओवर कंपनी का 350 करोड़ है। कोई बात नहीं, नेटवर्थ वाली चीज तो कवर हो रही है कि भाई नेटवर्थ अपने को 100 करोड़ और मोर चाहिए रहता है, आपका तो 120 करोड़ है। ऊपर से आप पब्लिक कंपनी हो, आप एलिजिबल भी हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कंपनी चाहती है 1 नवंबर 2022 को कंपनी प्रपोज करती है कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जिसका हम रीपेमेंट कब करेंगे, 22 को एक्सेप्ट करेंगे और रीपेमेंट 27 को करेंगे। इनके बाप का राज। भाई साहब जब डिपॉजिट बोल दिया मिनिमम 6 महीने के लिए रहेगा, मैक्सिमम 36 महीने के लिए रहेगा, तुम यहाँ पे 5-5, 6-6 साल के लिए डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। पब्लिक से लेंगे और एक्सपांड करेंगे, बोले ठीक है। इसके अलावा कहता है कि कंपनी ने लोन एक्सेप्ट किया हुआ 1.5 करोड़ रुपए का PN सेठ से, ये डायरेक्टर है कंपनी के, एंड द लोन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड आफ्टर 24 मंथ्स, यानी कि 1.5 करोड़ का लोन कंपनी के डायरेक्टर से लिया हुआ है, जिसका रीपेमेंट होगा 24 महीने में। ठीक है, यहां तक की भी बात ओके। कंपनी अपने बुक में इसको रिकॉर्ड करती है एज अ लोन अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन सेठ ने ये अफर्म किया था राइटिंग में कि ये जो पैसे दे रहे हैं, ये पैसे मैं बोरो करके नहीं दे रहा हूं, नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग, ये मेरे खुद के पैसे हैं जब कंपनी को लोन दे रहा था। ठीक है सर,
ये सारी चीजें हो गई। इसका मतलब कुल मिला के वो जो 1.5 करोड़ रुपए डायरेक्टर ने दिया हुआ है उसको हम डिपॉजिट नहीं मान रहे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि उसने राइटिंग में ये बात को डिक्लेयर कर चुका है कि भाई ये मेरा खुद का पैसा है, मैं कहीं से बोरोइंग करके नहीं दे रहा हूं। डन। अब कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स जो भी आपको दिया हुआ है बताइए क्या कंपनी एलिजिबल है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, क्या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ, पहली बात तो पब्लिक कंपनी है, फिर नेटवर्थ उसका कितना है 120 करोड़, तो भाई बात बन गई। अब जनरल मीटिंग में जो भी रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन है फाइल पास करेगी, एक कॉपी आरओसी को देगी, हो गया, एलिजिबिलिटी आ गया। क्या क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और क्या टेन्योर है? तो भाई क्राइटेरिया यही है आपका कि आप मैक्सिमम 35% कर सकते हो ओवरऑल डिपॉजिट, लेकिन अब उस 35 में पब्लिक से कितना लोगे? 25% मैक्सिमम ले सकते हो पब्लिक से, बचा हुआ 10% किससे ले सकते हो? मेंबर से। ठीक है सर, कितने समय के लिए ले सकते हो? भाई साहब मिनिमम रहेगा 6 महीने, मैक्सिमम रहेगा 36 मंथ। तो कहता है वेदर द टेन्योर डिसाइडेड बाय द कंपनी, वो बराबर चल रहा है क्या? बिल्कुल बराबर नहीं चल रहा है। 22 में लोगे, 27 में रीपे करोगे, 36 महीने से बहुत ज्यादा है। आपका क्राइटेरिया सही नहीं जा रहा है, टेन्योर खराब है आपका। विथ रेफरेंस टू लोन एडवांस बाय सेठ, जो सेठ ने लोन दिया हुआ है उसको क्या करे? डिपॉजिट माने कि नहीं माने? अरे जब क्वेश्चन में ही बोल दिया, डिक्लेरेशन दे दिया कि उधार का पैसा नहीं मेरे खुद का है, उसको भी हम डिपॉजिट मानने वाले नहीं है। तो देखो ये सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, सेम चीजें लिखी हुई है यहां पे। जीवन में आगे बढ़ता हूं दोस्तों फटाफट। यहां पे देखो ये बोल दिया कि एलिजिबल कंपनी है, टेन्योर की हमारी बात हो गई, मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 36 है, तो सेठ से जो आया है उसको डिपॉजिट मानना नहीं है, और कंपनी बिल्कुल भी कंप्लायंस नहीं है टेन्योर के मामले में, क्योंकि 36 महीने से आप ज्यादा कर ही नहीं सकते। ठीक है सर, मैं 3D में आता हूं। 3D सेम ही क्वेश्चन है, देखो नेटवर्थ कहता है 110 करोड़ का, टर्नओवर 450 करोड़ का है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, क्या करना है? ले लो भाई, एलिजिबल कंपनी हो, बिंदास हो, बार बार वही चीज डिस्कस हो चुकी है। अब कहता है लिमिट बताओ, लिमिट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। आइए लिमिट बता के लेते हैं फटाफट। कहता है ABC प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख, अगर उसका एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम 50 लाख का है। तो ठीक है ना भाई साहब, प्राइवेट कंपनी को 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपी अलाउड है, तो 50 लाख का अगर उसका एग्रीगेट और 50 लाख का वो मेंबर से लेना चाहता है, ले ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी जो कि एलिजिबल है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन कहां पे? 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एलिजिबल है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर 76, यानी कि 76 में वो बोल रहा है कि एलिजिबल है, यानी कि सर 76 में सेक्शन 76 रीड विथ रूल नंबर 2(1)(e) के अंदर एलिजिबल कंपनी का डेफिनेशन दिया है। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि वो एलिजिबल और साथ साथ में गवर्नमेंट भी है। तो भाई साहब जब आप एलिजिबल रहते हो और साथ साथ में आप गवर्नमेंट भी रहते हो, तो कहता है इस परिस्थिति में यहां पे लिखता है, देखो, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सीडिंग 25%, गलत लिखता है। आइए अब आपको मैं लिमिट्स वापस से दिखा के लेता हूं। जो मैंने आपको मैक्सिमम लिमिट दिखाई थी, एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग है। आइए ये आ गई अपनी मैक्सिमम लिमिट। तो यारो ध्यान से देखना, चार्ट अपने को क्या बोलता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो कहता है देखो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी आप हो, नॉन गवर्नमेंट हो तो मैक्सिमम 10% मेंबर से लेते हो, मैक्सिमम 25% पब्लिक से। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी रहते हो अगर, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में 35% की लिमिट है, 35%। अब ये 35% चाहे आप पब्लिक से लो चाहे आप मेंबर से लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन्योर में क्या बोलता है? मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 मंथ के लिए। अर्लियर देन 6 मंथ यानी कि और कम करना है करो, कम से कम 3 महीने का होगा, और आपका 10% का ये क्या हो जाएगा? लिमिट। रीपेबल ऑन डिमांड वाली चीज आप नहीं कर सकते, ये तो चलो क्लियर है। अब मैं वापस से क्वेश्चन में आता हूं कि सर यहां पे एक तो बोल दिया गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एलिजिबल है, और उसको बोल रहा साला तुम 25% से ज्यादा नहीं कर सकते, जबकि उसकी 35% की लिमिट है, चाहे पब्लिक से हो चाहे मेंबर से हो। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। आइए यारो, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैं आपको करा के लेता हूं, विक्की लिमिटेड वाला। क्वेश्चन नंबर 4B का क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन बैंक का। विक्की लिमिटेड है, हाँ सर विक्की लिमिटेड है। सर ये इंगेज्ड है कौन से बिजनेस में? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इस पे इंगेज्ड है। ठीक है सर। इट इज मैनेज बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, ये भी अच्छी बात है। कभी डिफॉल्ट नहीं किया स्टैट्यूटरी ड्यूज का, ये भी अच्छी बात है। रीपेमेंट में भी कभी डिफॉल्ट नहीं किया, ये भी अच्छी बात है। यहां तक तो पूरी कहानी दी हुई है। अपना मेन मुद्दा ये है भाई, ये लिमिटेड है यानी कि पब्लिक कंपनी है। कंपनी एडवर्टाइज करती है एक सर्कुलर न्यूज़पेपर में जिसकी डेट होती है 20 सितंबर 2020। इनवाइट कर रही है मेंबर को भी पब्लिक को भी पहली बार, आइए भाई साहब डिपॉजिट दीजिए। कंपनी का जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें पेड अप शेयर कैपिटल 70 करोड़ का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 करोड़ का है, आपका फ्री रिजर्व 20 करोड़ का है। तो 70, 20 और 20
बरोबर है। टोटल हो गया अपने पास 90 और ये हो गया 110। सर ये क्या निकल के आया? नेटवर्थ। सर नेटवर्थ कैसे निकल के आया? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 57 पढ़ोगे तो नेटवर्थ की परिभाषा दी है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीओ को जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितना आएगा मेरे लाल? 110 करोड़ आएगा। तो भाई साहब एक तो आप लिमिटेड कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी, साथ में आप नेटवर्थ का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, 100 करोड़ और मोर आपका नेटवर्थ है, तो आप एलिजिबल तो बन ही गए। अब कहता है ध्यान से सुनना, कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट। इनवाइट कर रही है किसको? पब्लिक को। पब्लिक को इनवाइट कर रही है फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 4 मंथ्स प्लान। यानी कि एक प्लान ए है जहां पे वो 4 महीने के लिए डिपॉजिट ले रही है, और एक प्लान बी है जहां पे वो 36 महीने के लिए क्या ले रही है? डिपॉजिट। अब इसमें दिमाग लगाना और समझ के लेना, ये मैं कैलकुलेटर साथ में निकालता हूं। कहता है देखो, कंपनी को पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो प्लान ए में 4 महीने के लिए करना है और प्लान बी में 36 महीने के लिए करना है। अब भाई साहब प्लान ए जो 4 महीने वाला है तो 6 महीने से कम वाला है, तो 6 महीने से कम के डिपॉजिट में आपका मैक्सिमम लिमिट जो 25% का था वो तो 10% हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं ना, ये गवर्नमेंट होती तो 35% लगाते, गवर्नमेंट नहीं है तो 25 लगाएंगे। अब बोलता है प्लान ए में बताओ पब्लिक से कितना ले सकते हैं, प्लान बी में बताओ पब्लिक से कितना ले सकते हैं। प्लान ए 4 महीने का है, प्लान बी 36 मंथ का है। अब बात को ध्यान से सुनना। अब ऐसा है भाई 110 करोड़ है मेरे पास, 110 करोड़ का मैं करूंगा कितना? 10%, 11 करोड़ आता है। यानी कि प्लान ए में आप पब्लिक से 11 करोड़ रुपए ले सकते हो। ठीक है सर, मैं प्लान बी में चलता हूं। प्लान बी में 110 करोड़ का मैं कितना करूंगा मेरे लाल? 25% करूंगा, 27.5 करोड़ आता है। लेकिन भाई साहब 27.5 करोड़ आ रहा है, 27.5 करोड़ आ रहा है, लेकिन तुमने प्लान ए में भी तो ले लिया 11 करोड़, तो पूरा 27% यहां थोड़ी एग्जॉस्ट करोगे। 25% में तुमने 10% तो एग्जॉस्ट कर लिया प्लान ए के अंदर, प्लान ए में 10% निकल गया, तो भाई 27.5 करोड़ में आप 11 करोड़ माइनस करोगे, यानी कि प्लान बी में आप 16.5 करोड़ लोगे और प्लान ए के अंदर आप 11 करोड़ लोगे। तो देखो यहां पे बोला है सबसे पहले तो एलिजिबल कंपनी बताओ, 50 बार बता चुके अपन, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट बताओ जो आप पब्लिक से ले सकते हो प्लान ए में। प्लान ए में 11 करोड़ और प्लान बी के अंदर अभी अपन ने निकाल के लिया 16.5 करोड़, ठीक है। अब कहता है अब कैलकुलेट करो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ये मानते हुए, और ये भी प्लान बी में करो बोलता है, प्लान ए में नहीं, प्लान बी में करो। मानो ये विक्की लिमिटेड होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक इंडिपेंडेंट सेकंड क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब से प्लान बी का बताओ, ये मानते हुए अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती, विक्की लिमिटेड अगर होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी होती है तो ठीक है भाई, 110 करोड़ का मैं सीधा 35% करता 38.5 करोड़, यानी कि सर यहां पे नीचे वाले में 38.5 करोड़ एक ही प्लान है, दैट इज प्लान बी। ऊपर वाले में प्लान ए में 11 करोड़ और प्लान बी में 16.5 करोड़, दैट्स इट, खत्म। तो देखो एक एक करके अपन यहां पे कैलकुलेशन में चलते हैं। कैलकुलेशन अपने को कहता है भाई प्लान ए में 11 करोड़, प्लान बी में 16.5 करोड़, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे वाले में सीधा 38.5 करोड़, बहुत बढ़िया सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है शुभ्रा केमिकल्स लिमिटेड है, बराबर। शुभ्रा केमिकल्स लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं है, खुद ही क्वेश्चन में बोल दिया। इज desirous of accepting deposit from its members amounting to 200% of the aggregate of its paid up share capital, free reserve और SPA। पहली बात तो बोल दिया प्राइवेट है और दूसरा बोल दिया स्टार्टअप नहीं है, और कहता 200% लेना चाहता है। तो ठीक है भाई, अगर तेरे को 200% लेना है यानी कि तू अनलिमिटेड में जा रहा है तो 3 शर्त पूरी कर ले, ना तो तू एसोसिएट होगा, ना तो तू सब्सिडरी होगा किसी का। दूसरा, तेरा जो बोरोइंग है तेरे पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ दोनों में से जो कम है उससे भी कम होना चाहिए, और इस बोरोइंग को कभी भी तुमने रीपेमेंट करते समय डिफॉल्ट नहीं किया। अगर ये 3 शर्त पूरी है तो 200 क्या भाई, तू 500% ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, समझ में आ गया। चार्ज ऑन टेंजेबल एसेट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो मैंडेटरी चार्ज क्रिएट करना पड़ता है टेंजेबल एसेट में। आइए समझ के लेते हैं। परफेक्ट लिमिटेड कंपनी है, सिक्योर डिपॉजिट 100 करोड़ रुपए का ली है 30 जून 2021 फ्रॉम पब्लिक ऑन इंटरेस्ट, 12% का इंटरेस्ट है, 3 साल में रीपे होगा यानी कि 36 मंथ। चार्जेस हैज बीन क्रिएटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, जो टाइम पे चार्ज क्रिएट करना था कर लिया है। कहता है किस में किया है, बोले लैंड एंड बिल्डिंग में किया है, प्लांट एंड मशीनरी में किया है, फैक्ट्री शेड में किया है। अब देखो ट्रेडमार्क और गुडविल, इसमें तो भाई अपन मानते ही नहीं है, इसको तो अपन बोलेंगे ही नहीं, टेंजेबल एसेट में क्रिएट करना है। टोटल कितना हुआ, 60-20, ये हो गया टोटल 100 करोड़। अब बात आती है भाई साहब आपने 100 करोड़ का तो डिपॉजिट ही लिया, 12% का इसमें इंटरेस्ट भी तो है, वो भी 3 साल के लिए, ये मिला के आएगा 36 करोड़। ये 36 करोड़ के लिए कौन सा एसेट है, कोई एसेट नहीं है, गलत चार्ज क्रिएट किया। बोले वैलिडिटी बताओ चार्जेस का, गलत जा रहा है वैलिडिटी,
पूछो क्यों? क्योंकि भाई साहब हम सिर्फ लेंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फैक्ट्री शेड, ये हुआ 100 करोड़, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसमें जो आपका 12% 3 साल का 36 करोड़ का इंटरेस्ट है, इसको कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि जो चार्ज है भाई साहब आपका वैलिडली क्रिएटेड नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? डिपॉजिटर ट्रस्टी की। आइए डिपॉजिटर ट्रस्टी को मैं अपने चार्ट से आपको पढ़ा देता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे चार्ट में इसको मैंने अपने कंसेप्ट बुक में चार्ट में इसको बहुत प्यार से समझा के रखा हुआ है। ये आता है भाई साहब अपना अपॉइंटमेंट ऑफ क्या? ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। तो कहता है देखो भाई साहब, जब आप सिक्योर डिपॉजिट लेते हो ना, ओनली इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट, आपको ट्रस्टी तभी अपॉइंट करना है जब आप क्या कर रहे हो? सिक्योर डिपॉजिट ले रहे हो, ठीक है सर। इसकी रिटर्न कंसेंट लोगे, इसकी रिटर्न कंसेंट हर उस सर्कुलर में रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ दिखनी चाहिए जिससे आप डिपॉजिट के लिए इनवाइट कर रहे हो, ठीक है सर। डिपॉजिट ट्रस्टेड आपका डीपीटी 2 में बनता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है कि कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है डिपॉजिटर ट्रस्टी बनने के लिए। पहला, जो डिपॉजिटर है, जो खुद पैसे जमा कर रहा है, वो डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बन सकता, ओके सर। कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का केएमपी, कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय। अब सर ये तो आपने कंपनी का बोल दिया, एसोसिएट का हुआ तो, सब्सिडरी का हुआ तो, होल्डिंग का हुआ तो बोले बस बिल्कुल करेक्ट समझे। कैश का, यानी कि कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, कैश का ना तो डायरेक्टर, ना तो केएमपी, ना तो ऑफिसर, ना तो एम्प्लॉय, ये ट्रस्टी नहीं बन सकता। ऐसा जो इंडेटेड टू कंपनी है, किसको इंडेटेड टू कंपनी? या तो कंपनी को, या तो एसोसिएट को, या तो सब्सिडरी को, या तो होल्डिंग को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, देखो पहला वाला पॉइंट तो बोल दिया, डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय, कंपनी का, सब्सिडरी का, होल्डिंग का और ये सबका, कैश का। ध्यान से समझने वाली बात ये है, जब ये जो इंडेटेड टू कंपनी वाली बात आ रही है तो कहता है देखो कंपनी को भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी को भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए, होल्डिंग को भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए, एसोसिएट को भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए, और कहता है सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी को भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो? आइए, ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए तो कैश लग रहा है कि ना तो कंपनी में, ना तो एसोसिएट में, ना तो सब्सिडरी में, तो होल्डिंग में। यहां पे भी कैश लग रहा है, लेकिन कैश के साथ एक चीज और एक्सटेंड हो रही है। कहता है देखो ना तो कंपनी में इंडेटेड, ना तो एसोसिएट में, ना तो सब्सिडरी में। कहता है होल्डिंग की जो सब्सिडरी होगी ना, आपकी होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी होगी उसके भी नहीं, इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडरी। क्या बोलते हैं इसको? फेलो सब्सिडरी। इस पे भी नहीं होना चाहिए। तो कहता है होल्डिंग की सब्सिडरी में भी नहीं होना चाहिए। तो देखो लिखता है सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, यानी कि सर यहां पे तो कैश है ही, कैश यहां पे भी है, लेकिन कैश के साथ साथ एच की एस भी है, यानी कि फेलो सब्सिडरी भी है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है सर। मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे से संबंधित रिश्ता नहीं होना चाहिए ट्रस्टी का जो आपका बन रहा है। गारंटर नहीं होना चाहिए वो, यानी कि जो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसका गारंटर नहीं होना चाहिए। रिलेटिव नहीं होना चाहिए 1 और 2 का। 1 और 2 का मतलब डिपॉजिटर का भी रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर और इंप्लॉय की बात किए ना, इनका भी रिलेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें भी एक कैच है। क्या कैच है? ध्यान से समझना। कहता देखो इज रिलेटेड टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए अबव। अब क्लॉज ए की अगर मैं बात करूं, यहां पे अपना पास क्लॉज आता है, ठीक है, यहां पे अपने पास क्लॉज आता है। तो कहता देखो अपन यहां पे पढ़ रहे हैं भाई साहब, इज रिलेटेड टू एनी पर्सन इन क्लॉज ए अबव, यानी कि भाई डायरेक्टर हो गया, केएमपी हो गया, ऑफिसर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, और अपन इसमें किसमें बोल रहे हैं? कैश का। यानी कि भाई साहब चाहे वो सब्सिडरी का केएमपी हो, सब्सिडरी के केएमपी का रिलेटिव भी अपने को क्या नहीं बन सकता भाई साहब? अपना ट्रस्टी नहीं बन सकता। ठीक है सर, मुझे यहां तक की बात फटाफट समझ में आ गई है। मैं जीवन में फटाफट आगे बढ़ता हूं। ये सारी चीज अपनी कवर हुई। कवर होने के बाद और आगे बढ़ के लेते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो बेटा क्रेडिट रेटिंग बड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप इसको खुद पढ़ लेना कि क्रेडिट रेटिंग मैंने आपको वैसे तो रेगुलर क्लास में बताया था, इवन रिवीजन क्लास में भी बताया हुआ हूं। तो अगर आपको क्रेडिट रेटिंग के बारे से जानना होगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा। प्लेलिस्ट में जो हमने मई 24 और सितंबर 24 वालों के लिए जो लिया था रिवीजन, वो इक्वली आपके लिए एप्लीकेबल है और बहुत डिटेल पे मैंने रिवीजन लिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। अब आते हैं अपन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। इंटीग्रेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है? 2-3 चीजें इसके अंदर मिक्स है, किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करता है। क्या बोलता है? ध्यान से समझना। प्रयास इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इसके पास पेड अप कैपिटल 1 करोड़ का है। इसने टर्म लोन लिया कितना? 10 लाख का, बेटा बैंक लिमिटेड से टू परचेस इलेक्ट्रिकल आइटम्स। खत्म हो गई बात, ये तो कवर हो गया था ऊपर में। ठीक है, मिस्टर संभव डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई इसको डिपॉजिट मानेंगे, नहीं मानेंगे भाई, बैंक से लोन लिया, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। दूसरा, एकलव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड है, फेसिंग अक्यूट कैश क्रंच।
कैश क्रंच हो रहा है, अब वो यूटिलाइज करना चाहती है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व को अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को पे करने के लिए। अरे भाई साहब, अभी तो पढ़ा था सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 में, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व को आप सिर्फ डिपॉजिट के रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, ये सब क्रेडिटर के प्रेशर के लिए थोड़ी यूज करोगे। ये आपका डिसीजन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, गलत है। संजीव शेयर होल्डर है उतास टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड का, 10,000 शेयर है 10 रुपए के। अब उसकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ स्नेहा और उसके 3 बच्चे आयुष, प्रणव, हिमांशु आर ऑल्सो शेयर होल्डर इन द कंपनी। यानी कि भाई सबसे पहले तो संजीव खुद और उसके घर के 4 व्यक्ति और, यानी कि वाइफ और साथ में 3 बेटे। ठीक है सर। होल्डिंग 1000 शेयर्स ईच। ठीक है सर। अब कहता है इन रिस्पॉन्स टू द इन्विटेशन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी ने इनवाइट किया कि भाई आप चाहो तो कंपनी में डिपॉजिट भी कर सकते हो। मेंबर से इनविटेशन किया गया कि भाई कंपनी ने मेंबर को बुलाया कि आ जाओ भाई डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो संजीव चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट करूंगा 36 मंथ के लिए जॉइंटली अपनी वाइफ के साथ और 3 बच्चों के साथ, यानी कि पांचों के नाम से करना है। कहता है बताइए क्या ये पांचों के पांचों नाम से हो सकता है क्या? वेदर उतास टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके सारे को डिपॉजिटर बना सकता है? नहीं भाई साहब, मैक्सिमम डिपॉजिटर कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं मैक्सिमम डिपॉजिटर। यहां पे ये टोटल 5 हो रहे, संजीव खुद, उसकी वाइफ और 3 बच्चे। तो कहता है आंसर ये रहेगा कि भाई संजीव खुद के साथ साथ संजीव जो है, जो 4 फैमिली मेंबर है उसमें से किसी को 2 को ले सकता है। यानी कि हो सकता है कि भाई वो 1 वाइफ और 1 बच्चे को ले ले तो ये 2 हो जाएंगे, ऐसे करके कर सकता है। 5 के साथ काम नहीं हो सकता है, बरोबर है क्या? तो यहां पे देखो लिखता है कि यहां पे संजीव डिपॉजिट कर सकता है विद 2 अदर पर्सन ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ऑल 5 पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर हो पांचों के पांचों, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम मैक्सिमम 3 लोगों से ही डिपॉजिट ले सकते हैं। ये डिपॉजिट के रूल पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 3 लोगों से ही आप क्या कर सकते हो, 3 लोगों का ही मैक्सिमम कंपनी 3 लोगों के जॉइंट नेम के नाम से डिपॉजिट ले सकती है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, यहां पे आके अपना पूरा का पूरा डिपॉजिट खत्म होता है। मैं बताना चाहता हूं मात्र 1 घंटे, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, इस पे अपन ने पूरे के पूरे डिपॉजिट का बहुत युद्ध स्तर में पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। इस पे रूल्स के ऊपर बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक बार स्पेसिफाई कर दूं कि कौन कौन से रूल को आपको बहुत जोर से देख के जाना है। एक तो बेटा रूल 21C जहां पे पूरे के पूरे डिपॉजिट के डेफिनेशन के एक्सक्लूजन दिए हुए। रूल 21E बहुत अच्छे से देख के जाना बेटा, क्या है इसके अंदर? बेटा एलिजिबल कंपनी का डेफिनेशन है इसके अंदर और उसको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक रूल नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। रूल नंबर 3 के अंदर क्या है सर? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की लिमिट दी कि प्राइवेट है तो कितना डिपॉजिट ले सकती है मेंबर से, पब्लिक है अगर एलिजिबल है तो कितना लेगी, गवर्नमेंट है एलिजिबल है तो कितना लेगी। और इसी के अंदर वो टेन्योर वाली बात दी हुई है कि भाई 6 महीने और 36 महीने, 6 महीने से कम भी जाना है तो जा सकते हो, मिनिमम 3 महीने उसमें रहेंगे और 10% का मैक्सिमम। सो दोस्तों यहां पे आके आपका डिपॉजिट बहुत युद्ध स्तर में खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक आए हो, एंजॉय किए हो, वैल्यू एडिशन है, एक लाइक तो बनता है ना मेरे भाई, और साथ साथ में कमेंट करके जाओ। चैनल मेन्यू सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही कंटेंट देते रहूंगा। आपने देखा स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कहीं पे भी नहीं था। तो यहां तक अगर वैल्यू एडिशन है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। आप ये जो सारी चीजें करते हैं ना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई मतलब फायदा हो रहा है, व्यूज आ रहे हैं, और कुछ अच्छा करे और कुछ अच्छा करे, ऐसे विन विन हो जाती सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय।